नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट यानी कि आंशिक रिपोर्ट एक्सीडेंट जिसमें एयर इंडिया बोइंग विमान 787 ड्रीमलाइनर रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB अहमदाबाद में 12 जून 2025 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसकी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है वो आज प्रकाशित होती है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्लाइट का जो डेटा रिकॉर्डर है और कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्डर है वो रिकवर हुए थे, जिसमें एक डैमेज और एक यूजेबल बताया जा रहा है। ये क्रिटिकल डेटा देते हैं फ्यूल सिस्टम परफॉर्मेंस का, इंजन पैरामीटर्स का और पायलट के एक्शंस का रियल टाइम में उस समय पे क्या घटना हुई जिससे वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के साथ मिलकर और यूके इन्वेस्टिगेटर्स के साथ ये इंजन थ्रस्ट, विंग्स फ्लैप्स, लैंडिंग गियर, मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस और जी एरोस्पेस ने, क्योंकि इंजन का मैन्युफैक्चर है, उसमें भी उसने सहयोग दिया है। एयरक्राफ्ट में 2 एनहांस एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर्स लगे हुए हैं जिनको हम फ्लाइट रिकॉर्डर्स के नाम से संबोधित करेंगे और ये 2 लोकेशंस में फिट होता है, एक आगे की तरफ और एक टेल सेक्शन की तरफ। जो फॉरवर्ड सेक्शन है वो कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर भी रिकॉर्ड करता है और ये दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर्स एक जैसे देखने में हैं और कंबाइंड डेटा स्ट्रीम रिकॉर्ड करते हैं डिजिटल फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस इंफॉर्मेशन की, और दोनों को सेम डिवाइस पे स्टोर करते हैं। जो पीछे वाला EFR है वो इलेक्ट्रिकल पावर जो है एयरक्राफ्ट के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम से लेता है और जो फॉरवर्ड वाला फ्लाइट रिकॉर्डर है उसमें एडिशनल पावर सोर्स भी होता है जो रिकॉर्डर इंडिपेंडेंट पावर सप्लाई के द्वारा संचालित होता है, ताकि इलेक्ट्रिकल पावर ना मिलने पर भी उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बंद नहीं होती और इसलिए वो ब्लैक बॉक्स जो है इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि फॉरवर्ड EFR जो मैंने आपको बताया वो उसके रिकॉर्ड जो हैं वो डिजिटल फ्लाइट डेटा के अवेलेबल होने में मददगार साबित होते हैं और जो वॉइस डेटा होता है वो कॉकपिट एरिया माइक्रोफोन से भी कनेक्टेड होता है। अगर पावर लॉस्ट भी हो जाती है तो अदर एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की मदद से और इंडिपेंडेंट रिकॉर्डिंग की मदद से, पावर सप्लाई की मदद से वो ये काम कर सकता है। जो EFR पीछे वाला था उसको 13 जून में बिल्डिंग ए की रूफ टॉप पे रिकवर कर लिया गया था और जो EFR का इम्पैक्ट और थर्मल डैमेजेस थे वो मैनेज कर लिए गए थे और वायर्स जो थी उसकी वो हाउसिंग और कनेक्टर्स बर्न्ड थे। जो आगे का EFR था वो 3 दिन बाद 16 जून को लोकेट होता है। वो रैकेज से मिलता है बिल्डिंग F में। उसकी जो EFR उसका जो फॉरवर्ड रिकॉर्डर होता है वो काफी बुरी हालत में होता है, पर वो फिर भी इक्विपमेंट शेल्फ और उसके कनेक्टर्स से पार्ट से जुड़ा होता है जो मेल्ट हो चुके होते हैं और उसकी क्योंकि वो लिथियम बैटरी के साथ भी कनेक्ट होता है, इस वजह से उसमें उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में या रिट्रीव करने में 3 दिन का समय लग जाता है। दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर्स को अहमदाबाद में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो फैसिलिटी में नई दिल्ली 24 जून 2025 में ले जाया जाता है। बाकी केसेस की तरह इसमें भी जो डेटा है डैमेज फ्लाइट रिकॉर्डर्स का वो डाउनलोड किया जाता है AIB द्वारा। उसमें गोल्डन चेसिस को रिट्रीव करके उसमें जो भी डाउनलोड केबल्स होती हैं वो DGCA एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर उनको डाउनलोड करने की कोशिश करता है और कुछ डाउनलोड केबल्स जो हैं जो डाउनलोड करने के लिए जरूरी होती हैं डेटा की, वो आपकी NTSB USA से सोर्स की जाती हैं। आइटम्स जो हैं वो 23 जून को अराइव होते हैं, 24 जून को इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और ये जो डाउनलोड है ये अटेम्प्ट किया जाता है AIA के लैब में 24 जून 2025 में। जो क्रिटिकल पाथ मेथड जिसको कहा जाता है, जो EFR का या आपके फ्लाइट रिकॉर्डर का जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो अच्छी कंडीशन में पाया जाता है और वो गोल्डन चेसिस पे रॉ डेटा के तौर पे मैनेज होता है। जो डाउनलोडेड फ्लाइट डेटा है उसमें करीब 49 घंटे 6 फ्लाइटों के इवेंट्स रिकॉर्डेड हैं जो रिकवर होते हैं। इसमें 2 घंटे का ऑडियो भी है जो सारे इवेंट को कैप्चर करता है। जो मैंने आपसे बात बताई थी उसके बारे में हिंदू अखबार में भी आया है कि 13 और 16 अलग अलग दिन 2 यूनिट रिकवर होते हैं जो DGCA में 24 जून को लाए जाते हैं और उसमें NTCB की मदद से उस पर एक्शन होता है और यही उस रिपोर्ट में भी मेंशन्ड है। जो पीछे का या फ्लाइट रिकॉर्डर होता है वो सब्सटेंशियली कहा जाता है कि डैमेज है, उसको डाउनलोड करने के लिए कन्वेंशनल मेथड से मदद नहीं मिलती और कहा जाता है कि उसके मेमोरी कार्ड को रिट्रीव करने के लिए उसको एडवांस लैब में भेजा जाएगा। जो क्रू था फ्लाइट A17 का वो एयरपोर्ट पे अराइव होता है प्री फ्लाइट ब्रेथ एनालाइजर्स टेस्ट लेकर
जो यूनिवर्सल टाइम इसमें रिकॉर्ड होता है 6:25 का, उसमें वो दे आर फाउंड फिट टू ऑपरेट द फ्लाइट, उनका ब्रेथ एनालाइज करके उनको क्लियरेंस दे दी जाती है। उसके बाद जो क्रू है वो बोर्डिंग गेट पे सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग में 12:35 इंडिया स्टैंडर्ड टाइम और यूटीसी यानी कि यूनिवर्सल टाइम 7:05 पे उपस्थित रहता है। इस फ्लाइट में 230 पैसेंजर हैं, जिसमें 215 पैसेंजर जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, 15 पैसेंजर्स जो हैं वो बिजनेस क्लास में हैं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। फ्यूल जो है रिकॉर्डेड 54,200 किलो का रिकॉर्डेड है और टोटल वेट फ्लाइट का 2,13,401 किलो है, जो मैक्सिमम अलाउड 218,183 किलो से कम है। टेक ऑफ वेट जो है विद इन अलाउबल लिमिट्स है और कोई डेंजरस गुड्स या साबोटाज उस एयरक्राफ्ट में नहीं पाया जाता। टोटल कैलकुलेटेड जो स्पीड है वो टेक ऑफ के पहले V1 में 153 नॉट्स और V2 में 162 नॉट्स रिकॉर्ड की जाती है। एडवांस सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम ASMGCA उसको रिप्ले किया जाता है। उसमें फ्लाइट के जितने भी वीडियोस हैं या उसके जो इमेजेस हैं उनको एक्सीडेंट के बाद तक कैप्चर किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट के एयरपोर्ट्स में मैनेज करने के लिए, एयरक्राफ्ट को मैनेज करने के लिए व्हीकल मूवमेंट्स ऑन ग्राउंड को लो विजिबिलिटी कंडीशन में भी अपने उसमें रखता है। जो निकल कर उसमें से बात आ रही है, अब मैं उस पर आता हूं। एयरक्राफ्ट डिपार्ट करता है बे 34 से यूटीसी स्टैंडर्ड टाइम 7:48:38 पे। टैक्सी क्लियरेंस उसकी मिलती है 7:55:15 यूटीसी पे और एयरक्राफ्ट टैक्सी होता है बे पे 7:56:08 यूटीसी पे। एयरक्राफ्ट टैक्सी रनवे 23 वाया टैक्सी बे R4 बैक ट्रैक होता है, लाइनअप होता है। टेक ऑफ क्लियरेंस उसकी इशू होती है 8:07:33 यूटीसी पे यानी कि स्टैंडर्ड टाइम पे और एयरक्राफ्ट जो है 8:07:37 यूटीसी पर रोलिंग स्टार्ट करता है यानी कि टैक्सी पर रनवे पे शुरू हो जाता है। EAFR यानी कि जो फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा है उसके मुताबिक एयरक्राफ्ट जो है टेक ऑफ डिसीजन स्पीड 1 अचीव कर लेता है 153 kts की 808:33 यूटीसी पे। उसके बाद उसकी जो VR स्पीड है 155 नॉट्स वो अचीव होती है 808:35 यूटीसी पे और फिर एयरक्राफ्ट एयर ग्राउंड सेंसर ट्रांजिशन एयर मोड में यानी कि लिफ्ट ऑफ स्टेज पे आता है 808:39 यूटीसी पे। ये सारा घटनाक्रम जो है वो रिकॉर्डेड है। उसके बाद एयरक्राफ्ट जो है मैक्सिमम रिकॉर्डेड एयर स्पीड जो है 180 नॉट्स की अचीव करता है और वो उसके बाद एयर बाउंड हो जाता है 808:42 यूटीसी पे और इमीडिएटली उसके बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है वो ऑन से कट ऑफ पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं आपको उसका एक इमेजिनरी इमेज दिखा देता हूं। इसमें जो थ्रस्ट का जो ऊपर बटन है उसके नीचे दो स्विच लगे हुए हैं, वो दोनों इंजन्स को फ्यूल सप्लाई करते हैं। उनमें स्प्रिंग्स लगे होते हैं, उनको पुल आउट करके ही आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ हो रही थी तो टेक ऑफ के समय उनके ट्रांजिशंस जो हैं वो रन से कट ऑफ कर दिए गए और उस कट ऑफ पोजीशन के बाद उसका टाइम गैप जो है बीच का 1 सेकंड का था। तो ऐसा माना जा रहा है कि मैन्युअली उनको स्विच ऑन से स्विच ऑफ या कट ऑफ किया गया। इंजन N1 और N2 जो है क्योंकि उसको फ्यूल अब नहीं मिलता है तो वो टेक ऑफ वॉल से स्पीड को फ्यूल सप्लाई ना मिलने की वजह से इंजन उसमें कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। ये इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में बताया गया है। कॉकपिट की जो वॉइस रिकॉर्डिंग है उसमें कहा जा रहा है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से, ये नहीं बताया गया किस पायलट ने किस पायलट से बात की, एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा कि क्या आपने इसको कट ऑफ किया है, तो दूसरे पायलट का जवाब आया कि उसने नहीं किया है। सीसीटीवी फुटेज जो एयरपोर्ट में मिली है उसकी मैंने आपको पहले भी अपने प्रीवियस प्रोग्राम में दिखाया था कि रैम एयर टर्बाइन यानी कि RAT डिप्लॉय हो जाती है जैसे ही वो इनिशियल क्लाइंब के लिए लिफ्ट ऑफ होता है। कोई सिग्निफिकेंट बर्ड एक्टिविटी उसमें देखने को नहीं मिल रही है, आसमान साफ है और उसके तुरंत क्योंकि फ्यूल सप्लाई उसकी फ्यूल स्टार्वेशन हो जाती है, एयरक्राफ्ट जो है ऑल्टीट्यूड को लूज करना शुरू कर जाता है और एयरपोर्ट की पेरीमीटर वॉल से आगे निकल जाता है। जो रैम एयर टर्बाइन है उसका क्या काम है, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि वो लॉस ऑफ प्राइमरी पावर यानी कि दोनों इंजन का इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर के बाद वो इंजन जब शट डाउन हो रहा होता है तो इनसफिशिएंट फ्यूल फ्लो की वजह से तो उसमें जो बेसिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो सप्लाई करती है ताकि कॉकपिट के फंक्शन जो हैं चलते रहें। एज पर द फ्लाइट रिकॉर्डर इंजन 1 का जो फ्यूल कट ऑफ स्विच था वो कट ऑफ से रन में वापस 8:52 यूटीसी पे आता है
और ऑक्सिलरी पावर यूनिट यानी कि इनलेट डोर फिर से शुरू हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसमें फ्यूल सप्लाई इंजन 1 और इंजन 2 को देनी शुरू हो जाती है। 8:56 यूटीसी पे इंजन 2 का फ्यूल कट ऑफ स्विच जो है वो भी ट्रांजिशन कर जाता है कट ऑफ टू रन से, यानी कि दोनों इंजन के स्विच वापस कट ऑफ से रन पर आ जाते हैं 2 सेकंड के भीतर। और जब फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ से रन पे लाया जाता है, जबकि एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट है, तो दोनों इंजन को फुली ऑटोमेटिक डुअल इंजन कंट्रोल के द्वारा भी मैनेज किया जाता है, जो थ्रस्ट की रिकवरी को लेके आ सकते हैं इग्निशन और फ्यूल इंट्रोडक्शन की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो स्विच आप ऑन नहीं करते तो जो आपका इंजन कंट्रोल फुल अथॉरिटी डुअल इंजन कंट्रोल है वो काम नहीं करता। फुल अथॉरिटी डुअल इंजन कंट्रोल साइमल्टेनियसली भी काम करता है, पर चूंकि जो फ्लाइट थी उसकी हाइट बताई जाती है कि 850 फीट तक ही पहुंची, तो 850 फीट से जब वो डिसेंड होना शुरू होता है तो 650 फुट के बाद उसकी रिकवरी नहीं होती, इतनी थ्रस्ट इंजन को नहीं मिलती कि वो वापस फ्लाइट को उठा सके। जो आपका ईजीटी है वो ऑब्जर्व किया गया कि उस दोनों इंजन में राइज करता है। ईजीटी का मतलब होता है एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर। एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर एक क्रूशियल मेजरमेंट होती है जो टेम्परेचर टरबाइन एग्जॉस्ट की गैसेस को मैनेज करता है, और वो बताता है कि जब वो इंजन से एग्जॉस्ट निकलती हैं गैसेस तो वो किस टेम्परेचर से निकलती हैं। वो की इंडिकेटर होता है इंजन की हेल्थ, एफिशिएंसी, कंबशन स्टेटस और फ्यूल का स्टेटस बनाने के लिए कि फ्यूल कहीं कंटामिनेटेड तो नहीं है। इसको फ्यूल कंटामिनेशन को पूरी तरीके से तो रूल आउट नहीं किया जा सकता, पर यह कहा जा रहा है कि ईजीटी नॉर्मल आने की वजह से इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इंजन को फ्यूल ही नहीं मिलेगा तो इंजन चलेगा कहां से। तो इंजन की कंबशन प्रॉपर थी, दोनों इंजन की कंबशन प्रॉपर थी, पर जब तक वो स्विच ऑन होता है फ्यूल वापस इंजन की तरफ ऑक्सिलरी पाइपलाइन से जाता है। एक इंजन थ्रस्ट दिखाती है पर उसको रिकवर नहीं कर पाती और दूसरा तो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। हालांकि मैं दर्शकों को बता दूं कि 70,000 पाउंड एलबीएस एक इंजन की कैपेसिटी है। दोनों इंजन की कैपेसिटी 1,44,000 एलबीएस है और कुल प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए 40 से 50,000 एलबीएस चाहिए होता है। अगर एक इंजन भी थ्रस्ट पूरी दे तो टेक ऑफ में कोई दिक्कत नहीं आ सकती, दूसरा इंजन सिर्फ एक सपोर्टिंग मोड में रहता है। इंजन 2 जो है वो रियलाइट होता है पर वो उसमें इतनी थ्रस्ट नहीं बन पाती कि वो कोर स्पीड को मैनेज कर सके, इसलिए वो डिसलरेट हो जाता है। उसके बाद जो उसका फ्लाइट रिकॉर्डर है उसकी रिकॉर्डिंग 8-9-11 यानी कि 8-9-11 यूटीसी पे बंद हो जाती है। 8-9-5 रियल टाइम यूटीसी में पायलट ट्रांसमिट करता है मेडे मेडे मेडे, और एटीसीओ को कॉल साइन इंक्वायर करता है। एटीसीओ को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर क्रैश हो जाता है। 8-14-44 यूटीसी में क्रैश फायर टेंडर्स एयरपोर्ट प्रोमाइसिस से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग के लिए वहां चले जाते हैं और उसमें फायर और रेस्क्यू सर्विसेज लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देता है। तो इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि क्या इनकरेक्ट फ्यूल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन या फेलियर टू डिटेक्ट इश्यूज ड्यूरिंग प्री फ्लाइट चेक्स इस तरीके की फ्यूल स्टार्वेशन का कारण बन सकते हैं। और कैप्टन सुमित सबरवाल का एक्सपीरियंस देखें तो 22 साल का 8,000 घंटे का एक्सपीरियंस इस बात को दर्शाता है कि दोनों पायलट सफिशिएंटली एक्सपीरियंस थे। दूसरे पायलट को पायलट भी 5,000 घंटे की फ्लाइट्स पूरी कर चुके थे। तो इस तरीके की फ्री फ्लाइट चेक्स में इस तरीके की त्रुटि निकलना एक गंभीर समस्या को दर्शाता है कि किस तरीके से ये मैनेज हुआ, क्यों हुआ और इसके पीछे फ्यूल स्टार्वेशन के पीछे क्या वो कारण है जिसकी वजह से फ्लाइट एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। रेकेज साइट की जो एक्टिविटीज हैं उसमें ड्रोन फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के जरिए उसमें तमाम तरीके के डैमेजेस जो हैं वो सिक्योर किए गए हैं। दोनों इंजन्स को रेकेज साइट से रिट्रीव कर लिया गया है और उसको एयरपोर्ट के हैंगर्स पे क्यू कर दिया गया है। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट को फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आइडेंटिफाई करके क्वारंटाइन कर दिया गया है। फ्यूल सैंपल्स जो लिए गए हैं वो टैंक्स पे जो रिफ्यूल एयरक्राफ्ट को करते हैं उनको टेस्ट किया गया है और डीजीसीए लैब में ये फाइंड किया गया है कि वो सेटिस्फैक्ट्री थे। बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्यूल सैंपल्स जो हैं वो एपीयू फिल्टर्स और रिफ्यूल जेटसन से वॉल्व ऑफ लेफ्ट विंग से रिट्रीव किए गए हैं। टेस्टिंग इन सैंपल्स की जो है वो सुटेबल फैसिलिटीज में कैरी करी गई है जिसमें लिमिटेड अवेलेबल क्वांटिटी थी। फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा जो है वो डाउनलोड कर लिया गया है और फॉरवर्ड फ्लाइट रिकॉर्डर जो है उसको अभी एनालाइज किया जा रहा है डिटेल में। स्टेटमेंट जो विटनेसेस की हैं और एक सर्वाइविंग पैसेंजर जो मिराकुलसली सर्वाइव करता है उसकी अभी स्टेटमेंट्स
रिकॉर्ड की गई हैं, उस पे भी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये जो सर्वाइवर है, इस पर भी जाँच का विषय बनता है कि ये इतनी बड़ी फ्लाइट में जब 230 पैसेंजर में 215 इकोनॉमी क्लास में थे, 15 बिज़नेस क्लास में थे, तो 1 पैसेंजर कैसे बच जाता है? ये भी एक चीज़ है जिस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कंप्लीट एनालिसिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्रू के और पैसेंजर्स के कोलैबोरेशन होगी कि किस तरीके की एरोमेडिकल फाइंडिंग्स हैं और इस तरीके से एडिशनल डिटेल्स जो हैं, वो इनिशियल लीड्स दे सकती हैं। हालाँकि इन्वेस्टिगेशन के इस समय कोई रिकमेंडेड एक्शन B787 यानी कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर या GEnx 18 इंजन ऑपरेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स पे अभी कोई इस तरीके की शक की बिना या कोई ऐसे सबूत या ऐसे साक्ष्य अभी निकल के नहीं आए हैं कि एयरक्राफ्ट के जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में कोई फेलियर की वजह से ये एयरक्राफ्ट में साबोटाज हुआ या कोई फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से इस तरीके की बात हुई। तो इस पर भी इन्वेस्टिगेशन अभी कंटिन्यू हो रही है। हालांकि एडिशनल एविडेंसेस और रिकॉर्ड्स लिए जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर से ली जा रही है। जाहिर तौर पर इसका सच सामने आना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।